25 साल की रजनी तेज चलते हुए जा रही थी अनामिका के घर के तरफ और उस बीच सुहासिनी खड़ी हुई थी। अरे रजनी रुको, इतनी तेजी से कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा है, हाथी दहाड़ा है या फिर शेर मारने को आ रहा है? हाँ, अरे वो क्यों भाग के आएंगे? अगर ये बात मैं उनसे कह दूं ना तो वो मेरे पीछे भाग के भी ना आए। लेकिन उससे पहले तुम अनामिका के घर पे जाओगी रॉकेट की तरह भागते हुए। लेकिन बात क्या है? वैसे वो इतनी शर्माती है और आज तो हमारी अनामिका की सगाई है। ऐसी बात है, फिर तुम यहाँ क्यों हो? चलो हम जल्दी चलते हैं, हमारी शर्मिली अनामिका की सगाई भी तो देखनी है। इस तरह कहकर सुहासिनी रजनी को साथ लेकर अनामिका के घर की तरफ जाने लगती है। उस दिन बड़ा खास दिन था, अनामिका की सगाई होने वाली थी। शारदा, प्रसाद, रमेश सोफे पर बैठे हुए थे। अनामिका के माता पिता सुदर्शन और कविता खड़े थे। पंडित जी सिंगल सोफा पर बैठे हुए थे। सुदर्शन जी, अनामिका को ले आइए। पंडित जी, हमारी बेटी थोड़ी शर्मीली है, इस बारे में आपने वर को बताया है ना? बिटिया के शर्मीलेपन के बारे में तो नहीं बताया, पर बिटिया के शर्मीलेपन के गुण के बारे में जरूर बताया। वो भी यही कहना चाहते थे, लड़कियों को तो शर्म आती है, पर हमारी बेटी को थोड़ा ज्यादा ही आता है। वो हर मामले में ही शर्माती है। देखिए भाभी, आपकी बेटी की और उसकी शर्मिलापन के कारण कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले अपनी बेटी को तो दिखाइए, इसके साथ साथ और भी बातें हो जाएगी। हाँ भाई साहब, पहले लड़की को तो दिखाइए। अगर आपकी बेटी को हमारा बेटा और हमारे बेटे को आपकी बेटी पसंद आए तो शर्माना कोई समस्या नहीं, हम उसे परंपरा समझ के मान लेंगे। सुदर्शन, कविता हिम्मत जुटाते हुए जहाँ अनामिका तैयार हो रही थी उस कमरे में वो जाते हैं। उनके देखने से पहले वो अपना चेहरा ढक लेती है। देखकर कविता मुस्कुराती है। ये देखकर कविता कहती है, अपना चेहरा खोल दो बेटा, नहीं तो दूल्हा तुम्हारा खूबसूरत चेहरा कैसे देखेगा? इस तरह ढकने से कैसे चलेगा? हे भगवान, मुझे शर्म आ रही है माँ। मतलब क्या अपना चेहरे से ये हटाकर लड़के के सामने बैठना होगा? नहीं नहीं, मुझसे सगाई नहीं हो पाएगी। इस तरह कहकर अनामिका भाव मारने लगी। फिर जैसे तैसे कविता उसे समझाती है। फिर चाय का कप का ट्रे देकर अनामिका को बाहर भेजती है। आखिर में वहाँ हो क्या रहा है देखने के लिए रजनी और सुहासिनी वहाँ पहुँचती है। इस तरह अनामिका का ढका हुआ चेहरा देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों बड़े ही आश्चर्य होते हैं। बिना मुंह देखे हुए हम चाय कैसे पी सकते हैं? इस तरह कहने पे अनामिका के पास कोई चारा नहीं था। तब जाके उसे अपना चेहरा दिखाना ही पड़ता है। अनामिका अपनी आंखें बंद करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। सभी अनामिका का चेहरा देखते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत थी। सभी को वो बहुत पसंद आती है। फिर आंखें खोलकर अनामिका शर्मा के भाग जाती है। फिर एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी करा दी जाती है। फिर शर्मीली बहू अनामिका शर्माते हुए ससुराल में कदम रखती है। फिर एक दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनामिका अपना चेहरा ढककर खड़ी हुई थी। अरे शर्मीली बहू अनामिका, तुम भी बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। अरे भगवान, माँ जी आपके साथ? नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। आपका खाना हो जाएगा, मैं फिर खाऊंगी। अभी मुझे भूख नहीं है, आपके बाद खा लूंगी। तुम कुछ भी कह लो, हम सुनने वाले नहीं है। तुम्हें भी हमारे साथ बैठकर खाना होगा। आओ बहू, तुम्हारी सासू माँ बुला रही है ना, आओ खा लो बेटा। अब जब सभी लोग मिलके जोर जबरदस्ती करने लगते हैं तो कोई चारा नहीं होता। इसीलिए अनामिका आके चेयर पे बैठती है। वो अपना चेहरा ढक लेती है और एक इडली लेके आंचल के नीचे खाने लगती है। ये देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश तीनों हंसने लगते हैं। फिर एक दिन पप्पू नाम का सब्जी वाला सब्जी बेचने शारदा के घर के सामने आता है। माँ जी, सब कुछ बहुत ताज़ा है, जल्दी आइए, ताज़ा ताज़ा सब्जियाँ लाया हूँ, आप लोग ले लेंगे, फिर मैं पूरे गांव में जाके बाकी सब्जी बेच आऊंगा। इस तरह से वो चिल्लाकर कहता है। शारदा ये सुनते ही किचन में बहू अनामिका जो खाना पका रही थी उसके पास जाती है। अनामिका सासू माँ को आते देख जल्दी से अपना मुंह ढक लेती है। तुम इतना क्यों शर्माती हो? कौन ऐसी बहू है जो सासू माँ को देखकर शर्माती है? यह अजूबा सिर्फ हमारे घर में ही हो रहा है। अभी जाओ, जाके सब्जी लेकर आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह कहकर वो अपना चेहरा ढकते हुए सब्जी की टोकरी लेकर सब्जियां लेने चली जाती है। अनामिका का इस तरह से ढका हुआ चेहरा देखकर सब्जी वाला पप्पू भी आश्चर्य हो जाता है। आप कौन है? मुंह ढककर क्यों आई हैं? मैं इस घर की नई बहू हूँ। अच्छा, आप ही हैं शर्मीली बहू रानी। आपका ही नाम अनामिका है ना मालकिन? लीजिए,
जो जो सब्जी चाहिए आप ले लीजिए, सारी सब्जियां बहुत ताजी ताजी है। उसकी बातें सुन के समझ में आ गया कि उसके शर्मीलेपन के बारे में पूरा शहर को पता चल चुका है। इस बात से वो बहुत घबरा गई। फिर देखे बिना ही खराब सड़ा हुआ सब्जी लेती है और बिना चेंज लेकर ही भागते हुए वो अंदर चली जाती है। शारदा डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। अरे बहू, शर्माते हुए सब्जियां लाई हो, यहाँ रखो जरा। इस तरह कहने पे अनामिका लाए हुए सारी सब्जियां डाइनिंग टेबल के ऊपर डाल देती है। शारदा उन्हें देखती है। सारी सब्जियां सड़े हुए बर्बाद थे। अनामिका अपना चेहरा ढके हुए दुखी होकर कहने लगी, सॉरी माँ जी। देखो बहू, लड़कियों में शर्म होनी चाहिए। सगाई के वक्त शर्म ठीक थी। पति भी शर्मीली पत्नी को देखकर बहुत खुश होता है मन ही मन। सासू माँ के सामने भी बहू शर्माए, लेकिन वो इज्जत से, डर के नहीं। इस तरह कहने पे अनामिका सासू माँ के सामने से अपने चेहरे से पर्दा हटाती है। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है। 1 मिनट यहीं रुकना बहू, कहकर शारदा अंदर से शीशा ले आती है और अनामिका को देती है। अपने आप को बिना ढके हुए वो शीशे में खुद को देखती है। वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आकर्षक देखने में लग रही थी। देखा बहू, जैसे ही तुमने पर्दा हटा दिया, सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नहीं, ये घर भी रोशन हो गया। आज के बाद अपना शर्मिलापन अपने पति को ही दिखाना, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आप में मुझे दूसरी माँ दिख रही है। उस दिन के बाद से अनामिका बिना शर्माए हुए और अपने आप को बिना ढके हुए घर का सारा कामकाज करती है और खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। टाउन का तेजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रूम नंबर 206। गरीब प्रसूता बहुरानी अनामिका वहाँ सो रही थी और बगल में ही कुर्सी पर बैठकर सासू माँ शारदा रो रही होती है। बहू ने आंखें खोलकर अगर मुझसे पूछा कि सासू माँ मेरा बच्चा कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगी? अगर कहूँ कि बच्चा का दिल कमजोर था, उन्होंने आईसीयू में डाल दिया, तो क्या माँ का मन शांत होगा? पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। इस तरह सोच ही रही थी कि अनामिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। चारों तरफ नजर घुमाती है। उसे अपना बच्चा कहीं नहीं दिखता है। फिर वो शारदा से पूछती है, माँ जी, मेरा बच्चा कहाँ है? क्या हुआ उसे? वो पूछती है, यहीं पे था बहू, बच्चे को कुछ टेस्ट की जरूरत थी, इसीलिए वो आकर बच्चे को अपने साथ ले गए। थोड़ी देर में ही ले आएंगे, तुम परेशान मत हो। इस तरह कहती है। अनामिका भी सासू माँ की बात पर भरोसा कर लेती है। ठीक उसी वक्त रमेश आईसीयू के सामने खड़े होकर कमरे के अंदर देख रहा होता है। 2 घंटा निकल गया, अभी भी उसकी बेटी हिलडुल नहीं रही थी। वहाँ खड़ी होकर डॉक्टर कौशल्या बच्ची की जांच कर रही थी। मैं डॉक्टर हूँ, बच्ची की ये हालत मुझसे अब देखा नहीं जा रहा है। माँ को अगर इस बात का पता चले तो उसे कितनी तकलीफ होगी पता नहीं। इस तरह कहकर वो रोने लगती है। तभी बेटे रमेश के पास दुखी होकर प्रसाद आते हैं। बेटा रमेश, पिछले 2 घंटे से तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर रो रहे हो, ये ठीक नहीं है, जाके बैठो। ये सुनकर रमेश अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। पिताजी, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर मैं आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। इस तरह कहकर रमेश रोने लगता है। रमेश को देखकर प्रसाद और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो हिम्मत रखने को कहते हैं। बेटा, उन्होंने कहा बच्ची को कुछ भी नहीं होगा, बस इतना कहा कि हार्ट का फंक्शन पूरी तरह होने के लिए 2-3 महीने लगेंगे। तुम परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हारे लिए चावल दाल लेकर आया हूँ, चलो खा लो। इतना कहकर वो रमेश को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। 2-3 घंटे निकल जाने के बाद रमेश और शारदा जाके अनामिका को सारा सच बता देते हैं। अनामिका का माँ का दिल ये सह नहीं पाता, वो रोने लगती है। माँ जी, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहती हूँ, मेरी बच्ची के पास मुझे ले चलिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। अनामिका, हमारी बेटी आईसीयू में है, अभी हम नहीं मिल सकते। उसके कहने के बावजूद अनामिका कुछ नहीं सुनती। हाथ छुड़ा के वो बाहर आ जाती है और रोने लगती है। मेरा बच्चा, मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? जब वो रो रही थी तभी वहाँ पे डॉक्टर कौशल्या आती है। परेशान मत हो अनामिका, तुम्हारी बच्ची अभी ठीक है, मैं मिलवाती हूँ। इतना कहकर वो अनामिका को लेकर आईसीयू में जाती है। क्योंकि वो माँ का दिल को समझ रही थी, इसीलिए वो अनामिका को आईसीयू में ले गई। अपनी बच्ची को बिना हिलते डुलते देखे अनामिका का दिल दहल गया। वो परेशान हो गई, रोने लगी। बच्ची, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मैं तुम्हारी माँ। अनामिका, अपने आप को कंट्रोल करो,
अगर तुम इस तरह से रोगी तो तुम्हारी बच्ची सुनेगी। चलो। फिर वो उसे आईसीयू से बाहर लेकर आती है। प्रसाद अपने घर के कागजात लेकर ग्राम प्रधान पुनीत जी के पास जाते हैं। वो कागजात देते हैं। पुनीत बाबू कागजात को देखकर, देखिए, गलत मत लीजिएगा। आपको जानने के बाद भी बिना कुछ गिरवी रखे हुए मैं किसी को जमीन नहीं देता, इसीलिए ऐसा कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, घर के कागजात रख के मुझे पैसे दे दीजिए। अभी मेरी पोती ज्यादा जरूरी है, उसे जिंदा रखना है। अपनी पोती के लिए जमीन बेच दिया, अब तुम घर को गिरवी रख रहे हो। एक बार सोच के देख लो। इसमें सोचने का क्या है मालिक, घर जमीन किसी की परवाह नहीं है, बस पोती की हंसी की गूंज घर पे गूंजना चाहिए। माँ लक्ष्मी आ जाएगी, मेरी सारी समस्या दूर होगी, आंसू खत्म हो जाएंगे। ठीक है प्रसाद, अब तुम्हारी मर्जी। फिर पुनीत जी प्रसाद को पैसे दे देते हैं। प्रसाद हाथ जोड़ के धन्यवाद कहते हैं और फिर पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन महीने निकल रहे थे। उस दिन बच्ची का आखिरी दिन था अस्पताल में। डॉक्टर कौशल्या अपना दुखी चेहरा बनाकर, देखिए, थोड़ा धैर्य रखकर मैं जो कह रही हूँ सुनिएगा। हमने बहुत कोशिश की, बच्चे का हार्ट ठीक से विकसित नहीं हो पाया। मुझे नहीं लगता कि अब ठीक हो पाएगा। उसके लिए जीवित रहना मुश्किल है, उसे घर ले जाइए। इस तरह कहकर डॉक्टर कौशल्या दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका रोने लगती है। शारदा, प्रसाद, रमेश अनामिका को संभालते हैं। बच्ची जो बहुत ही कष्ट से आंखें खोल पा रही थी, उसे लेकर वो घर पहुँचते हैं। फिर वो उसे सुला देते हैं। अनामिका बिस्तर पे लेटी होती है और रोते रहती है। दिल में तकलीफ लेके शारदा खाना बनाने लगती है। प्रसाद थैला लेकर राशन का सामान लाने जाते हैं और रमेश जलाव की लकड़ियाँ काटने के लिए जाता है। ठीक उसी वक्त एक स्वामी जी वहाँ चलते हुए आते हैं। ओह, मैं बहुत थका हुआ हूँ। थोड़ी देर के लिए इस कुर्सी पे बैठकर मैं आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वो शारदा के आंगन में आके बैठते हैं। तभी वो अनामिका को रोते हुए सुनते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं, बच्ची के लिए माँ इंतजार कर रही है। मन ही मन सोचते हैं, पर बाहर से, माँ, मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा? इस तरह कहने पे अनामिका अपना आंसू पोंछकर पानी लाके स्वामी जी को देती है। मुझे पता है तुम्हारे माँ के मन में कितना दर्द है। सबके लिए तो वो भवानी माँ है, दुर्गा माँ। भक्ति से नवरात्रि की पूजा रखो। देवी माँ जरूर तुम पे कृपा करेंगी, तुम्हारा मातृत्व कायम रहेगा। इतना कहकर स्वामी जी वहाँ से चले जाते हैं। गरीब बहू अनामिका दुर्गा माँ की एक मूर्ति लाती है और घर के एक कोने में रखकर हर दिन फूल, फल, नैवेद्य चढ़ाकर 8 दिनों तक उनकी पूजा करती है। शारदा, प्रसाद, रमेश सभी लोग बड़े मन से पूजा अर्चना करते हैं। उस दिन 9वां दिन था। अनामिका माँ दुर्गा के सामने बच्ची को ले जाकर रख देती है, पूजा करती है। शारदा, प्रसाद, रमेश सभी प्रार्थना करते हैं। अचानक से माँ देवी दुर्गा से प्रकाश आने लगता है। फिर दुर्गा माँ से निकलते हुए वो प्रकाश सीधा आके नीचे में लेटी हुई उस बच्ची पे पड़ती है। इसी के साथ बच्ची अपना हाथ पैर हिलाना शुरू कर देती है और सब कुछ देखते हुए बच्ची मुस्कुराती है। सबकी मानो की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अनामिका, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैंने उसे जीवन दान दिया। अब से उसकी सेहत अच्छी होगी, वो सुरक्षित रहेगी। मैंने तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दिया। फिर वो रोशनी वहाँ से अदृश्य हो जाती है। तब से सभी लोग मजदूरी का काम करके बच्ची का अच्छे से देखभाल करते हैं। देवी दुर्गा का पूजा पाठ करते हैं और उनके आशीर्वाद से खुशी खुशी जीवन बिताते हैं। आज की कहानी यहीं तक। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।